प्रीवियस क्लास में जिस टॉपिक को फिनिश किया था वो था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन, जिसमें आपको दोनों को मिलाकर जो था वो बात कर रहा था। आज से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री का नया चैप्टर, नया टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स। लिखेगा थर्मोडायनेमिक्स, 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 थर्मोडायनेमिक्स। हिंदी के अंदर ऊष्मा गति की, थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मा गति की, थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मा गति की। फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ग्राउंड तैयार करेंगे, जिस पूरे टॉपिक पे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बात होती है कि जो ग्राउंड जिस बेसिस पर आपको 11th के अंदर स्टार्ट करा आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बस अब इसमें नई चीजें जुड़ती जाएंगी। ग्राउंड जो था वो यही रहेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो कॉन्सेप्ट होता है, जो जिस बेसिस पर जो था वो स्टडी की जाती है, वो कभी चेंज नहीं होता। और यही बात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर जो था वो अप्लाई होती है। फिजिकल केमिस्ट्री में एक रिलैक्सेशन आपको ये मिलता है कि आप यहाँ जब ब्रेक कर सकते हैं टॉपिक को जो था। ऐसा नहीं है कि आपने फिजिकल केमिस्ट्री जो पहले का अटेम्प्ट नहीं किया हुआ, तो नए टॉपिक जब स्टार्ट, वो एक टॉपिक जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो स्पेशली किसी एक टॉपिक से जो था वो रिलेट करते हैं, किसी एक सेक्शन से जो था वो रिलेट करते हैं। आपने जो भी कुछ पढ़ा, तो ये जैसे आपने स्टेट ऑफ मैटर्स पढ़ा, तो वो स्टेट ऑफ मैटर्स जो कॉन्सेप्ट होगा वो स्टेट ऑफ मैटर्स पर ही जो था वो अप्लाई होगा। उसी तरह थर्मोडायनेमिक्स की जब स्टडी करूं, तो इसको स्टडी करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, किन बातों के बारे में पता हो आपको, उस पर जो था वो बात करूंगा। तो नया टॉपिक है, पहले टॉपिक का बेस तैयार करें, ग्राउंड तैयार करें, जिसके बेसिस पर पूरा टॉपिक जो था वो एक्सप्लेन करूंगा। क्या हेडिंग लिखी? थर्मोडायनेमिक, हिंदी के अंदर ऊष्मा गति की। थर्मोडायनेमिक्स, इसमें फर्स्ट वर्ड अगर इसको ब्रेक कर दें इस वर्ड को, है ना, हिंदी या इंग्लिश के अंदर, तो यहाँ पर भी है टू वर्ड्स है, थर्मो दूसरा डायनेमिक। हिंदी के अंदर एक ऊष्मा और दूसरा गति की। तो जो उसका हिंदी मीनिंग है वही उसका वर्ड मीनिंग है। थर्मो मतलब यहाँ पर हीट के लिए इस्तेमाल किया गया। तो थर्मल वर्ड जो था वो किसको रिप्रेजेंट करता है? हीट को जो था वो रिप्रेजेंट करता है। डायनेमिक वर्ड जो था वो हमेशा मूविलिटी को बताता है, गतिशीलता को जो था बताता है। हिंदी के अंदर ऊष्मा का मतलब वही ऊष्मा है और गतिकी का मतलब गतिशीलता से है। यहाँ गतिशीलता जो था, डायनेमिक जो था वो मैंने कहा मूविलिटी को बताता है। यहाँ मूविलिटी का मतलब चेंजेस से है। तो इसका मतलब केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक कहते किसे हैं? एक्चुअल में केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें आप जिस भी किसी चेंजेस, जब आप किसी प्रोसेस पर बात करें, जब किसी चेंजेस पर बात करें, तो वो चेंजेस की जब आप स्टडी करें, तो वो स्टडी जो था वो चेंज इन हीट के बेसिस पर करें। आप ऊष्मा में परिवर्तन के आधार पर करें कि जब आपने उस सिस्टम को स्टडी करना शुरू किया, जब आपने उस प्रोसेस को स्टडी करना शुरू किया, तो इनिशियली उसका टेम्परेचर जो था वो क्या था, इनिशियली उसका हीट जो था, ऊष्मा जो थी वो क्या थी, और वो प्रोसेस जब आपने फिनिश किया, वो काम जब आपने फिनिश किया, तो उसके बाद जो था उसका टेम्परेचर क्या था, है ना। इस बेसिस पर जब आप इनिशियल और फाइनल स्टेट पर बात करते हैं, जब आप प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर बात करते हैं, तो रिजल्ट जो था, परिणाम जो था, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। वहां पर इंपॉर्टेंस रहती है चेंजेस की, परिवर्तन की। तो इंपॉर्टेंस ये नहीं है कि किस टेम्परेचर पे वर्क स्टार्ट किया था, इंपॉर्टेंस ये नहीं है कि किस टेम्परेचर पर, किस हीट पर जो था वो वर्क फिनिश किया। उस पूरे प्रोसेस के अंदर, उस ड्यूरेशन के अंदर, उस परिक्रम के अंदर जो था वो कितना चेंज इन हीट हुआ, ऊष्मा में कितना परिवर्तन हुआ, इसकी इंपॉर्टेंस जो था वो होती है। तो अगर किसी भी प्रोसेस की स्टडी आप किसके बेसिस पर करें? चेंज इन हीट के बेसिस पर करें, ऊष्मीय परिवर्तन के आधार पर करें, तो उस टर्म को जो था वो क्या कहा गया? थर्मोडायनेमिक जो था वो कहा गया। लिखिएगा पहले, thermodynamic is the branch of chemistry. Thermodynamics 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 is the branch of chemistry in which study of thermodynamic process, in which study of thermodynamic process, in which study of thermodynamic process, in which study of thermodynamic process,
in which study of thermodynamic process based on change in heat, 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 based on change in heat। आ गया समझ में? तो ऐसा कोई भी थर्मोडायनेमिक किसको कहा गया थर्मोडायनेमिक, जिसमें आप किसी भी प्रोसेस की बात चेंज इन हीट के बेसिस पर करेंगे, ऊष्मीय परिवर्तन के आधार पर करेंगे, उसको क्या कहा जाएगा? थर्मोडायनेमिक जो था वो कहा जाएगा। हिंदी में लिख लें यही बात। रसायन शास्त्र की वह शाखा, 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 रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें ऊष्मा गति की, जिसमें ऊष्मा गति की, जिसमें ऊष्मा गति की प्रक्रम का अध्ययन, 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 ऊष्मा गति की प्रक्रम का अध्ययन ऊष्मीय परिवर्तन के आधार पर किया जाता है, 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 ऊष्मीय परिवर्तन के आधार पर किया जाता है। उसे ऊष्मा गति की, उसे ऊष्मा गति की कहा जाता है, उसे ऊष्मा गति की कहा जाता है, उसे ऊष्मा गति की कहा जाता है। अगर समझे? अब जब थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी की जाती है तो हम किसके बेसिस पर बात करते हैं? थर्मोडायनेमिक में जो स्टडी करने का पैटर्न है वो ये है कि आप जब जिसके लिए भी स्टडी करने के लिए जिसको आप सिलेक्ट करते हैं, कि आपने कहा कि मुझे किसी पर्टिकुलर किसी भी सब्सटेंस के बारे में, किसी के भी, जैसे मार्कर के बारे में बात करना है मुझे, तो मैं इस मार्कर के बारे में जो था वो स्टडी करना चाहता हूं, मैं इस मार्कर के बारे में अध्ययन करना चाहता हूं, इसकी जो था वो स्टडी करना चाहता हूं। अब जिसको हम स्टडी करने के लिए चुनते हैं, सिलेक्ट करते हैं, है ना, जिसको आपने पिक किया स्टडी करने के लिए, उसे कहा जाता है सिस्टम। तो तीन बातें थर्मोडायनेमिक्स में जो बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए मेनली। पहला पॉइंट ये कि थर्मोडायनेमिक के अंदर एक होता है सिस्टम। सिस्टम मतलब जिसके बारे में बात की जाएगी। अगर मैं इस मार्कर के बारे में बात कर रहा हूं तो थर्मोडायनेमिक के अंदर ये मार्कर जो था वो क्या कहलाएगा? सिस्टम। अगर आप मेरे बारे में बात करेंगे तो मैं आपके लिए सिस्टम हो गया, तो जब मैं आपके लिए बात करूंगा, आपके बारे में बात करूंगा, तो आप मेरे लिए क्या हो गए? सिस्टम हो गए। तो सिस्टम क्या है? वो पार्ट, वो भाग, वो अंश जिसको थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए सिलेक्ट किया जाता है, जिसको ऊष्मा गतिकी के अध्ययन के लिए चुना जाता है, उसी को क्या कहा गया? सिस्टम जो था वो कहा गया। उसी को जो था तंत्र जो था हिंदी में कहा गया। फिर एक होता है सिस्टम। जैसे अगर मान लीजिए आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं या आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर है, आपके चारों तरफ एक वातावरण है जो सिस्टम को, जो आपको, मुझको हमेशा जो था वो इफेक्ट कर रहा है, चाहे आप उसको फील करें या ना करें। मान लीजिए ये मार्कर है, इस मार्कर के चारों तरफ जो था एक एटमॉस्फेयर है, एक वातावरण है जो इस सिस्टम, मतलब ये मार्कर हमारे लिए क्या हो गया? सिस्टम। जो इस मार्कर को जो था वो क्या कर रहा है? इफेक्ट कर रहा है, प्रेशर पुट ऑन हो रहा है, उस पे दाब जो था वो आरोपित हो रहा है, उसका वॉल्यूम पे हो सकता है कुछ इफेक्ट पड़ रहा हो, बहुत सारी चीजें हैं जो क्या आती हैं? चेंजेस होती हैं। तो इसका मतलब इसके चारों तरफ भी एक पार्ट है, इसके चारों तरफ भी एक भाग है जो इस सिस्टम को जो था वो क्या कर रहा है? इफेक्ट जो था वो कर रहा है। वो कहलाता है सराउंडिंग, वो कहलाता है वातावरण या परिपार्श्व। परिपार्श्व मतलब सराउंडिंग, उसके चारों तरफ जो उसको घेरे हुए है, तो वो क्या कहलाएगा? सराउंडिंग। वो कहलाएगा परिपार्श्व हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर सराउंडिंग। तो एक जिसके बारे में बात की जा रही है वो सिस्टम, जो सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, जो उसके चारों तरफ है, वो क्या कहलाया? सराउंडिंग। और जिसको आप बाकी जगह पर सिंपल यूनिवर्स कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। अगर इस सिस्टम और इस यूनिवर्स को मिला दिया जाए, है ना, इस तंत्र और सिस्टम मतलब तंत्र और परिपार्श्व को मिला दिया जाए, तो वो क्या बन जाता है? ब्रह्मांड जो था वो यूनिवर्स जो था वो बन जाता है। तो थर्मोडायनेमिक पढ़ते टाइम तीन बातें होंगी हमेशा। एक जिसके बारे में बात करोगे वो सिस्टम, एक जो उसको इफेक्ट करेगा वो सराउंडिंग, और इन दोनों को मिला दे तो यूनिवर्स। इसका मतलब चाहे सराउंडिंग की बात की जाए या सिस्टम की बात की जाए, वो पार्ट ऑफ यूनिवर्स है। वो यूनिवर्स ब्रह्मांड का क्या है?
हिस्सा है, अंश है, उसका भाग है, उसका पार्ट है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब सिस्टम जो था वो क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो था यूनिवर्स का एक पार्ट है, ब्रह्मांड का एक जो था वो भाग है, जिसको आप थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए जो था वो सिलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ऊष्मा गति की तंत्र। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ऊष्मा गति की तंत्र। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ऊष्मा गति की तंत्र। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ऊष्मा गति की तंत्र। क्लियर तो हो गया? ये क्या है लिखिएगा इसमें, हेडिंग लिखिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, हिंदी में ऊष्मा गति की तंत्र। इसमें नोट करिएगा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, thermodynamic system, thermodynamic system is the part of universe, is the part of universe which is select, which is select, which is select, which is select, which is select for study of thermodynamic, which is select for study of, which is select for study of thermodynamic, which is select of which is select for study of thermodynamic, which is select for study of thermodynamic। समझ में आ गया? जिसको किसके लिए सिलेक्ट किया जाता है, स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक के लिए चुना जाता है, उसे क्या कहा गया, सिस्टम जो था, थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो था वो कहा गया। देखें इसी बात को इंग्लिश में, ब्रह्मांड का वह अंश या भाग, ब्रह्मांड का वह अंश या भाग, ब्रह्मांड का वह अंश, ब्रह्मांड ब्रह्मांड का वे अंश या भाग, ब्रह्मांड का वे अंश या भाग, ब्रह्मांड का वे अंश या भाग जिसे ऊष्मा गति की अध्ययन के लिए, जिसे ऊष्मा गति की अध्ययन के लिए, जिसे ऊष्मा गति की अध्ययन के लिए चुना जाता है, जिसे ऊष्मा गति की अध्ययन के लिए, जिसे ऊष्मा गति की अध्ययन के लिए चुना जाता है, जिसे ऊष्मा गति की अध्ययन के लिए चुना जाता है, उसे ऊष्मा गति की तंत्र कहा जाता है, उसे ऊष्मा गति की तंत्र कहा जाता है, उसे ऊष्मा गति की तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ऊष्मा गति की तंत्र के प्रकार। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ऊष्मा गति की तंत्र के प्रकार। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ऊष्मा गति की तंत्र के प्रकार। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ऊष्मा गति की तंत्र के प्रकार। जब भी किसी टाइप्स ऑफ सिस्टम पर बात की जाती है, तंत्र के प्रकार पर जो था वो बात की जाती है, तो हम उसमें किस तरह से उसको एनालिसिस करते हैं, किस तरह से उसका विश्लेषण करते हैं, ये दो बातों पर जो था वो डिपेंड करता है कि आपको उसको किस तरह से स्टडी जो था वो किया जाना है। पहली बात होती है उसकी एनर्जी। एनर्जी अब किसी भी टर्म में हो सकती है, एनर्जी हीट के, टेम्परेचर के टर्म में हो सकती है, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब जो था फॉर्म ऑफ क्या है, एनर्जी। बहुत सारे फॉर्म होते हैं एनर्जी के, कई रूप जो था वो होते हैं। कभी आप टेम्परेचर कहते हैं एनर्जी को, कभी आप प्रेशर कहते हैं एनर्जी को, कभी आप वॉल्यूम कहते हैं एनर्जी को, कभी आप ट्रांसफर एनर्जी, स्थानांतरणीय ऊर्जा कहते हैं एनर्जी को, कभी आप रोटेशनल एनर्जी कहते हैं। तो ये कुछ अलग अलग नहीं है, ये केवल क्या है, अलग अलग फॉर्म है इसके। हम इसी में पढ़ेंगे, एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे जिसमें ये बात फिर प्रूव की गई कि एक्चुअल में एनर्जी कुछ ऐसा अलग अलग है नहीं जैसा कुछ कहा जाता है। इसके फॉर्म अलग अलग हैं, इसके रूप जो था वो अलग अलग है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सिस्टम, तो इसको जब आप एनालिसिस करते हैं तो इसको 2 पॉइंट के बेसिस पर जो था वो एनालिसिस किया जाता है। एक सबसे पहले एनर्जी, और दूसरा कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ, कोई भी द्रव्यमान, कोई भी सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब यहाँ पर क्या है, मैटर का मतलब जो है वो क्या है, द्रव्य का मतलब जो है वो क्या है, जिसका अपना खुद का मास होता है, द्रव्यमान जो था वो होता है। आपको मालूम है अगर मास की बात करें तो मास का मतलब क्या है,
द्रव्यमान का मतलब क्या है? कोई भी सब्सटेंस, उस सब्सटेंस के अंदर इंक्लूडेड अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस जो था, उसमें निहित मात्रा जो थी वो क्या कहलाती है? मास जो था वो कहलाती है, वही मैटर है। तो जिसका अपना एक मास होता है, जिसका अपना एक द्रव्यमान होता है, वही जो था वो मैटर कहलाता है, वही जो था वो द्रव्य कहलाता है। द्रव्य हिंदी में, है ना, द्रव्य की बात, स्टेट की बात नहीं कर रहा, फिजिकल स्टेट की बात नहीं कर रहा है, भौतिक अवस्था की बात नहीं कर रहा है। तो मैटर का मतलब क्या है? जिसका अपना खुद का मास है। वो मास का मतलब क्या होता है? वो जो इंक्लूडेड अमाउंट है, वो उसमें जो निहित है ना, जिसको दुनिया में कोई चेंज नहीं कर सकता। मास एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा घटक है जिसपे किसी एटमॉस्फेरिक फैक्टर का कभी कोई चेंज नहीं आता। मैं शायद इससे पहले भी आपको बता चुका कि ऑर्डिनरी तरीके से जब आप सोचते हैं तो आप मास और वेट को एक समझ लेते हैं। आप मास और भार, हिंदी में क्या, द्रव्यमान और भार को एक समझ लेते हैं। इंग्लिश में मास और दूसरा वेट, जबकि ये दोनों क्या है? अलग अलग है। मास जो उसमें इंक्लूड है ना, जो उसमें समाहित है, वो उसका क्या है? मास है। वो उसका क्या है? द्रव्यमान। और अर्थ जिस फोर्स से, जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से, पृथ्वी जिस गुरुत्वाकर्षण शक्ति से, जिस ग्रेविटी से किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, वो उसका क्या है? वेट है। वो उसका वो उसका भार है। और वेट जो था बार बार क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है, लेकिन मास में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता। तो मैंने कहा कि अगर आप किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टडी करना चाहते हैं तो मेनली 2 पॉइंट के बेसिस पर की जाती है। एक एनर्जी, ऊर्जा के आधार पर, और दूसरा मास या फिर मैटर या द्रव्य के आधार पर ही जो था, उन दोनों की बात जो था वो की जाती है। इस बेसिस पर बात करूं तो फर्स्ट है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, खुला तंत्र। 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 मान लीजिए कोई भी एक सिस्टम की बात करूं, मान लीजिए मेटल का बना हुआ कोई कंटेनर है, धातु का बना हुआ कोई एक पात्र है, किसी भी मेटल का हो सकता है। मान लीजिए ये कापर का बना हुआ एक कंटेनर था, कापर का बना हुआ कंटेनर था, कापर धातु का बना हुआ एक कंटेनर था। आप जानते हैं मेटल है, मेटल है तो कंडक्टर माना जाएगा, उसको चालक जो था वो माना जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी एक सब्सटेंस मैंने यहाँ पर लिया, कोई भी एक पदार्थ जो था मैंने यहाँ पर लिया, वो सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है। अब मैं इसको टेम्परेचर जो था वो देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसको टेम्परेचर जो था वो दे रहा हूँ, ताप जो था वो दे रहा हूँ। तो इनिशियली जो उसका टेम्परेचर था क्या हमेशा वही रहेगा? नहीं, ये मेटल का था। 100% इसका टेम्परेचर जो था वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। और इंक्रीज कब होगा? इस मतलब इसके अंदर जो सब्सटेंस था, जो पदार्थ था, उसने हीट को अपने में क्या किया? एब्जॉर्ब किया। इसका मतलब उसने हीट को जो था वो अपने में क्या किया? हीट को हीट ना कहें तो क्या कहें? एनर्जी। मतलब उसने एनर्जी को क्या किया? एब्जॉर्ब किया। अब मैं यहाँ से इसको टेम्परेचर देना एक काम करता हूँ, बंद कर देता हूँ। तो अभी जब तक इसको टेम्परेचर अवेलेबल करा रहा था, ये टेम्परेचर को, हीट को जो था वो अपने में एब्जॉर्ब कर रहा था। अब मान लीजिए मैंने टेम्परेचर देना जो था वो बंद कर दिया, अब मैंने ताप देना जो था वो बंद कर दिया। तो अब आप फील करेंगे कि वहां से उसने इमिट करना जो था वो शुरू कर दिया, अब उसने उत्सर्जित करना जो था वो शुरू कर दिया। तो अब हीट जो था वो इमिट हो रही है, जो ताप जो है, ऊष्मा जो है, हीट जो है वो क्या हो रही है? एमिट। इसका मतलब दोनों बातें हो रही हैं, दोनों बातें हो रही हैं। मतलब वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है और एमिट भी कर रहा है। एब्जॉर्ब करना, एमिट करना मतलब एक्सचेंज कर रहा है। पहले अगर उसने ली अगर एनर्जी, तो वो बाद में दे भी रहा है सिस्टम को, जो था, जो भी अपने आसपास है, सराउंडिंग, जो उसके चारों तरफ है वातावरण, एटमॉस्फेयर, उसको लौटा भी रहा है। अब मैं यहाँ पर अगर इसका मास इंक्रीज करना चाहूं तो बढ़ा सकता हूं, क्योंकि ओपन है, खुला हुआ है। मैं इसका मास जो था वो इंक्रीज कर सकता हूं, मैं इसका द्रव्यमान जो था वो बढ़ा सकता हूं, और चाहूं तो यहाँ से मास को क्या कर सकता हूं? कम भी जो था वो कर सकता हूं। तो ऐसा कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसमें एनर्जी और मैटर, सब्सटेंस, पदार्थ, मास, दोनों का क्या हो सकता है? एक्सचेंज हो सकता है, आदान प्रदान हो सकता है, उसको कहा जाता है ओपन सिस्टम। तो जिसमें मास, द्रव्यमान और एनर्जी दोनों का क्या हो जाए? एक्सचेंज हो सकता हो, उसको क्या कहा जाता है? ओपन सिस्टम जो था वो कहा जाता है। लिखिएगा, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम्स, open systems are those thermodynamic systems. Open systems are those thermodynamic systems. Open systems are those thermodynamic systems
open systems are those thermodynamic system which exchange energy and mass which exchange energy and mass with surrounding देखा जो मास और क्या लिखा, मास और एनर्जी दोनों का क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज, किसके साथ, सराउंडिंग के साथ, उसको क्या कहा गया, ओपन सिस्टम जो था वो कहा गया। हिंदी में लिख रहे हैं यही बात, वह ऊष्मा गतिकी तंत्र जो परिपार्श्व से 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 ऊर्जा एवं द्रव्य लिखना, ऊर्जा एवं द्रव्य मतलब द्रव्यमान, ऊर्जा एवं द्रव्य दोनों का आदान प्रदान कर सकता है, ऊर्जा एवं द्रव्य दोनों का आदान प्रदान कर सकता है, ऊर्जा एवं द्रव्य दोनों का आदान प्रदान कर सकता है, ऊर्जा एवं द्रव्य दोनों का आदान प्रदान कर सकता है, दोनों का आदान प्रदान कर सकता है, दोनों का आदान प्रदान कर सकता है, उसे खुला तंत्र कहा जाता 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 है। नेक्स्ट है क्लोज सिस्टम, बंद तंत्र, क्लोज सिस्टम, बंद तंत्र, क्लोज सिस्टम, बंद तंत्र। अब मान लीजिए यही मेटल का कंटेनर था, अब इस मेटल के कंटेनर को हमने यहां से क्लोज कर दिया, अब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहूं, टेम्परेचर दूंगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, जब टेम्परेचर देना बंद करेंगे तो उसको लिमिट भी जो था वो करेगा, मतलब ये हीट का, मतलब ये एनर्जी का क्या कर रहा है, एक्सचेंज, आदान प्रदान जो था वो कर रहा है। लेकिन अब एक बार जो सिस्टम के अंदर जो सब्सटेंस था उसका जो मास था, उस मास को मैं कम कर सकता हूं क्या, या इंक्रीज कर सकता हूं क्या, नहीं, ना वहां से बाहर जा सकता ना इन हो सकता वहां पर, इसका मतलब यहाँ पर मास का एक्सचेंज नहीं होता है ना। तो जो सराउंडिंग है ना, जो अपने आसपास से एटमॉस्फेयर से किसका एक्सचेंज करे, एनर्जी का, लेकिन किसका ना करे, मास का, उसको क्या कहा जाता है, क्लोज सिस्टम जो था वो कहा जाता है, बंद तंत्र कहा जाता है। देखना क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम, closed system, closed system is the thermodynamic system, closed system is the thermodynamic system, closed system is the thermodynamic system, is the thermodynamic system, is the thermodynamic system which can exchange the energy with surrounding, which can exchange the energy with surrounding, which can exchange the energy with surrounding, but does not exchange mass, but does not exchange mass with surrounding, does not exchange mass with surrounding। क्लियर हुआ है। नेक्स्ट है, हिंदी में लिखिएगा, पहले वह ऊष्मा गतिकी तंत्र जो केवल ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकता है, वह ऊष्मा गतिकी तंत्र जो केवल ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकता है, जो केवल ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकता है, जो केवल
ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकता है, जो केवल ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकता है, लेकिन द्रव्य का नहीं, 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 उसे देखा, उसे खुला तंत्र कहा जाता है, उसे खुला तंत्र कहा जाता है, उसे खुला तंत्र कहा जाता है, उसे खुला तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित तंत्र, आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित तंत्र। मान लीजिए किसी अब की बार हमने कंटेनर लिया, लेकिन अब की बार जो कंटेनर था कोई भी मान लीजिए कोई इंसुलेटर या कोई नॉन मेटल या किसी भी तरह के कोई वुडन पीस का, लकड़ी का बना हुआ जो था वो कंटेनर था, मतलब जो गुड कंडक्टर ना हो, जो इंसुलेटर की तरह काम करे, जो कुचालक की तरह जो था वो काम करता हो, उसका जो था वो हमने एक कंटेनर लिया, है ना। अब ये कंडक्टर नहीं है, अब ये चालक जो था वो नहीं है, या तो ये इंसुलेटर की तरह काम करेगा, वेट कंडक्टर की तरह जो था वो काम करेगा, कोई भी नॉन मेटल हो सकता है, कोई लकड़ी का टुकड़ा, वुडन पीस जो था वो हो सकता है। अब मैंने इसमें सब्सटेंस लिया, पहले से भरा हुआ था, अब पेक्ड है ये चारों तरफ से, अब टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहूं तो इंक्रीज होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इंसुलेटर, कुचालक है ये, इसलिए हीट का एक्सचेंज नहीं करेगा, मतलब एनर्जी का एक्सचेंज नहीं करेगा। और ना आप मास को इंक्रीज कर सकते और ना यहाँ से मास को डिक्रीज कर सकते, कम कर सकते, ना द्रव्यमान को घटा सकते ना बढ़ा सकते। मतलब जिस सिस्टम से हम क्या करते हैं, जिस सिस्टम से ना एनर्जी और मास दोनों का एक्सचेंज नहीं हो सकता, उसको क्या कहा गया? आइसोलेटेड सिस्टम जो था वो कहा गया। ये दुनिया आइसोलेटेड सिस्टम ही है, इसको यूनिवर्स को अगर माना जाए तो ये आइसोलेटेड सिस्टम ही है। जो कुछ होना है वो सब कुछ मतलब वो कहीं जा नहीं रहा, वो इसी उसमें है। वो जो आपसे कह देते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता, सिंपल सी बात कि वो कहते हैं कि एनर्जी का लॉस नहीं होता कभी, जो था एनर्जी केवल कई बार पढ़ाया जाता है, बचपन से आपको पढ़ाया जा रहा है कि एनर्जी का लॉस नहीं होता, वो केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो था परिवर्तित होती है। ये बचपन से 6-7 से आप पढ़ते आ रहे हैं, लॉ ऑफ एनर्जी कन्वर्जन पढ़ते हैं, या फिर जो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसी में पढ़ेंगे इस फॉर्म में। मतलब उसमें ये बताया जाता है कि एनर्जी का किसी तरह से क्या नहीं होता, लॉस नहीं होता। और टीचर पूरा उसको समझाता रहता है कि एक्चुअल में एनर्जी, लेकिन हम तो सुबह से शाम तक देते हैं, मम्मी चिल्लाती रहती है बेवजह लाइट क्यों जल रही है, पंखा बेवजह क्यों चल रहा है, अरे वो सरकार बार बार करोड़ों रुपए इस बात पे खर्च कर देती है कि बिजली बचाओ, बिजली बचाओ, बिजली बचाओ। वो रोज बिल आता है आपका, हर महीने लाइट का बिल आता है, तो सेव द एनर्जी ऊपर ही लिखा आता है। तो वो जब से पढ़ते आते थे तभी समझ में नहीं आता था कि टीचर ने समझा तो दिया कि एनर्जी का तो लॉस ही नहीं होता, फिर लगता था कि दिन भर 24 घंटे खोले रखो ये तो जब लॉस ही नहीं हो रहा है ना। फिर ये समझ में नहीं आता था कि वो महीने भर बिजली जलाने के बाद, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करने के बाद लास्ट में बिल क्यों थमा जाते हैं, जब कुछ खर्च ही नहीं किया तो बिल काय को देके जा रहा है ना। तो ये समझ में नहीं आता था एक्चुअल में। तो वो उसको अगर आप उसको तरीके से समझें कि वो है क्या एक्चुअल में, जैसे अगर यहाँ पर अगर बात करें हम, ये सब सिस्टम, ये मान लो ये पूरा रूम जो है वो एक यूनिवर्स है, ये पूरा रूम जो था वो एक ब्रह्मांड मान लो थोड़ी देर के लिए, और आपको और मुझे, मेरी बात करो आपकी बात करो, तो हम आपको हमको सबको सिस्टम मान लेते हैं। मैं मेरी बात करोगे सिस्टम, आपकी बात कर लगूंगा आप सिस्टम, तो हम सब जो था इस पूरे यूनिवर्स के, ये रूम पूरा यूनिवर्स है ना, और मैं और आप इसके क्या हो गए? सिस्टम हो गए। अब ये पूरा यूनिवर्स जो रूम है, यूनिवर्स माना हमने, इसको पूरा ब्रह्मांड जो था वो माना, हम उसके एक बहुत छोटे से हिस्सा हो गए, जिसको क्या कहा? सिस्टम जो था वो कहा। और हमारे चारों तरफ भी कुछ ना कुछ है, ये उसके पास तक उसका आउटसाइडर जो है, आउटसाइड लाइन जो है, जिसको आपने यूनिवर्स कह दिया, उससे पहले उसके और मेरे बीच में, या उसके और आपके बीच में कुछ ना कुछ तो है, जिसको आप क्या कह रहा हो? एटमॉस्फेयर कह रहे हो, सराउंडिंग एरिया कह दो, या फिर परिपार्श्व जो था वो कह दो। अब एक काम करें, सबके पॉकेट में कुछ ना कुछ अमाउंट होगा, है ना, सबके पॉकेट में कुछ ना कुछ अमाउंट, सबके पॉकेट जो था वो चेक किए जाए, है ना, सबके पॉकेट मैंने चेक किए, सबके चेक किए, तो कुछ ना कुछ अमाउंट जो था वो मिल गया। और सबसे छीन लेता हूँ वो अमाउंट जो था, किसी के पॉकेट में मान लीजिए 10 रुपीज, किसी के 100 रुपीज, किसी के
20 रुपीज, जिसके जो थे मैंने सबसे वो अमाउंट जो था, पहले एक काम करें, सबका इंडिविजुअल आपने अपना अपना नोट कर लिया है ना, सबने अपना अपना अमाउंट जो था वो नोट कर लिया कि ए बी सी डी ई ये सब अलग अलग पर्सन थे, सब अलग अलग स्टूडेंट थे। अभी थोड़ी देर के लिए मानकर चलो सबके पॉकेट में जो था वो कितने रुपीज थे, 10 रुपीज थे। तो पॉकेट में कितने थे, 10। मान लीजिए मेरे पॉकेट में भी मेरे पॉकेट में भी कितने थे, 10 रुपीज थे। मैंने सबसे आपसे भी अमाउंट ले लिया। वैसे अभी हम सबका मिलाकर अमाउंट जो था वो कितना था, कितना हो गया, 60 रुपीज। क्या था, 60 रुपीज, ये 60 रुपीज। अब 60 रुपीज, अब मैंने क्या करा, ये मुझे पता चल गया कि इस रूम के अंदर टोटल अमाउंट जो था वो क्या था, 60, है ना। तो मैंने क्या करा कि कुछ बात करने से पहले मुझे पता था कि आपके पॉकेट से मुझे सब अमाउंट जो था वो छीनना है, तो मैंने उससे पहले एक काम करा, ये रूम का गेट जो था वो लगा दिया कि कोई भाग ना पाए, कि वहां से स्टार्ट करूं पीछे से तो आगे से कुछ लोग भाग जाए, या आगे से स्टार्ट करूं तो पीछे से भाग जाए। तो मैंने क्या करा, इस रूम को पूरा लॉक कर दिया, पूरी तरह से क्या कर दिया, बंद कर दिया। और अब एक से जो था वो सबसे बड़ा अमाउंट जो था वो छीनना शुरू किया, वो 10 रुपीज जो था वो सबसे छीन लिया। अब सबको क्या लग रहा है, अरे यार नुकसान, कुछ कर तो पाओगे नहीं आप अपोज कर पा नहीं रहे आप अभी, है ना, कि सर से क्या बोले, है ना। तो आप अपोज नहीं कर पा रहे, विरोध नहीं कर पा रहे आपको, लेकिन लग तो रहा है, फील तो हो रहा है कि आपसे मैंने 10 रुपीज छीने तो आपने कहा आज गए 10 रुपए, मतलब कितने का नुकसान हो गया, 10 रुपीज का आपका क्या हो गया, लॉस। मतलब आपको महसूस होता जा रहा है कि 10 रुपीज का क्या हुआ, लॉस हुआ, 10 रुपीज का लॉस हुआ। बी को भी महसूस हुआ कि 10 रुपीज का लॉस हुआ, और सब मेरे पॉकेट में आ गया। अब मेरे पॉकेट में टोटल अमाउंट कितना है, 60। अच्छा, पहले इस रूम के अंदर कितना था, अच्छा ये पूरा रूम जो था वो तो यूनिवर्स था, तो पूरे यूनिवर्स में रूम कितना था। अब आपसे मैंने सबसे 10 जो भी जिसके पास था अमाउंट वो सब क्या कर लिया, छीन लिया। तो नुकसान हुआ कि नहीं, आपको हुआ, और जिसके पास जितना था उसका अमाउंट जो था वो नुकसान हुआ। अब मेरे पास कितना आ गया, मैं भी किसका हिस्सा हूं, मेरे पास भी कितना है। तो यूनिवर्स को क्या फर्क पड़ा, पहले भी कितना था, पहले भी वो उच्च विचार जिसको कहते हैं ना, उच्च विचार मतलब गया तो क्या गया, और प्राप्त किया तो क्या प्राप्त किया, वो कहते हैं ना क्या कहते हैं, मतलब उच्च विचार, मतलब वो प्रवचन जो दिए जाते हैं कि हमारा था ही क्या जो हमसे चला गया, मतलब उस वे में जब हम बात करते हैं, बहुत ऊंचे विचार जो था वो बात करते हैं, हमारा था क्या जो हमारे हाथ से जो था वो चला गया, वो यही अंदाज है। आपका था क्या जो आपके हाथ से चला गया, पहले भी क्या था इस यूनिवर्स की कीमत 60, अब भी क्या है। वो ये कह रहा है कि यूनिवर्स को एनर्जी का लॉस नहीं आता, समझ में आया। तो वो ऑर्डिनरी तरीके से हम पढ़ते हैं वहां पर, इसलिए वो समझा। मैं पूरे टॉपिक में यही बात करते रहूंगा। तो एक्चुअल में इसलिए पूरा लेक्चर इसलिए दिया, तो हम बोलते जाते हैं सर के हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं कि एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ। अगर आपको एक्चुअल में पता था तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एनर्जी का लॉस क्यों नहीं हुआ, फील तो होता है, महसूस तो होता है हमेशा कि एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लेकिन एनर्जी के लॉस किसको नहीं हो रहा, यूनिवर्स को जो था नहीं हो रहा। और आपसे और मेरे लेके लिए ये स्टडी नहीं की जा रही है ना, कि आपके लिए स्टडी कर रहा है, मेरे लिए स्टडी, ये यूनिवर्स के अकॉर्डिंग जो था वो स्टडी की जा रही है, ब्रह्मांड के अनुसार जो था वो स्टडी की जा रही है। अगर ये बात थर्मोडायनेमिक पढ़ते टाइम यहाँ पर नहीं बैठी तो मेरा कोई भी वर्ड आपसे मैच ही नहीं करेगा, आपको सब अटपटा लगेगा कि क्या लिखा दिया सर ने जो था। क्योंकि मैं वही कहूंगा कि एक बात मैं कहूंगा कि इसका लॉस नहीं होता, आप जो फील करोगे वो क्या करोगे, लॉस फील करोगे हमेशा, जो था लॉस या प्रॉफिट जो था वो फील करोगे कि फायदा भी हो रहा है और नुकसान भी। लेकिन क्या होता है, मेरा क्या कुछ फायदा हुआ, नहीं। मुझे को इंडिविजुअल मत देखो, किसको देखो, पार्ट ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का हिस्सा देखो। तो वो ब्रह्मांड यूनिवर्स के पास अब भी क्या है, 60, और ये था 60। एक बात याद समझ में आ गया। तो क्यों लॉस नहीं समझते, या क्यों लॉस नहीं होता, या क्यों प्रॉफिट नहीं होता, लाभ या हानि क्यों नहीं होती, क्योंकि हम सब जो था वो किसका हिस्सा है। और अब आज के बाद थर्मोडायनेमिक में कभी भी हम ये कहें कि लॉस नहीं हो रहा, हम ये कहें कि हानि जो था वो नहीं हो रही, लॉस नहीं हो रहा, हानि नहीं हो रही, प्रॉफिट नहीं हो रहा, गेन नहीं हो रहा, प्राप्त नहीं हो रहा, तो समझ जाना किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है, यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। लेकिन फिर वही बात आती है कि सब महसूस तो होता रहता है कि नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, है ना। अब थोड़ा सा हम अपने जब सिस्टम को छोड़कर हम सराउंड में इन्वॉल्व होते हैं, हम किसको छोड़कर, सिस्टम को छोड़कर किसमें, सराउंडिंग में रहते हैं, तो ये फील क्यों होता रहता है, कब तक जो था वो फील होता रहेगा। इसको थोड़ा सा दूसरे एग्जांपल से, मान लीजिए छीने तो थे आपसे कितने रुपए,
₹10 जो था वो छीने थे यहाँ पर। अभी कुछ बोला नहीं आपसे, आपको महसूस होता रहा कितने का, कि नुकसान कितने का हो गया, ₹10। अब मैं एक बैंक जाता हूँ और बैंक जाकर ये ₹60 की एफडी करा देता हूँ। किसकी करा दी, क्या करा दी, एफडी जो था वो करा दी। उससे पूछा कि बताओ कि कितने दिन में ये अमाउंट जो था वो डबल होगा, तो उसने कहा कि 10 साल के अंदर जो था वो ये अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब 10 साल बाद जो था कितना हो गया, 120। अब मैंने 10 साल बाद आपको ढूंढकर आपसे 10 छीने थे, आपको 20 जो था वो वापस कर दिए यहाँ पर। अब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने साल बाद, 10 साल बाद। लेकिन 10 साल तो जितनी बार सर का याद आया तो सर जितनी बार याद आया आपने यही कहा कि छीने थे, नुकसान कर दिया, ₹10 है ना। अब दूसरा पॉइंट पढ़ते टाइम जो याद रखना है, पढ़ते टाइम क्या याद रखें कि थर्मोडायनेमिक में जो कुछ मिलता है उसका जो रिजल्ट आता है उसका टाइम ड्यूरेशन इतना ज्यादा होता है कि जब तक वो रिजल्ट आ नहीं जाता तब तक हम फील करते ही रहते हैं कि क्या हुआ, लॉस हुआ। इसलिए हमको ये लगातार महसूस होता रहता है कि एनर्जी का क्या हुआ, लॉस हुआ। ओवरऑल हो नहीं रहा है ना, क्या नहीं हो रहा, वो लास्ट में हो नहीं रहा, लेकिन फील कब तक करोगे, और वो रिजल्ट आने में क्या था, टाइम बहुत ज्यादा लगता है ना। टाइम ड्यूरेशन जो था बहुत ज्यादा होती है कि दुनिया खत्म हुई है ना, दुनिया मान लो ये दुनिया है ये भी खत्म होगी, इससे पहले भी जो था कई तरह की सिविलाइजेशन, कई तरह की सभ्यताएं जो था वो नष्ट हो गई है ना पूरी तरह से। आप या कहीं पर कर लो, कहीं कोई अर्थक्वेक आ गया, कहीं कोई भूकंप आ गया, लोगों ने कहा कि हजारों लोग जो था वो मारे गए। आप ईमानदारी से फील करते हो कि बहुत सारे लोग जो था वो मारे गए, लेकिन जरूरी था नेचर के लिए उनका मरना भी। अगर ऐसे सोचेंगे आज नहीं तो कहेंगे क्या बात कर रहा है, क्या बोल रहा है ना, कि बेवकूफ कैसे बात कर रहा है। तो 1000 लोग अगर उधर पर मर गए, आप ऐसे मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, मतलब उसको ह्यूमैनिटी उससे मत देखिएगा आप, है ना। अभी बिल्कुल दिलो दिमाग से नहीं बोल रहा है, यहाँ पर साइंस बोला जो कह रही है वो समझाने की जो था वो कोशिश कर रहा हूँ, है ना। दिल का इस्तेमाल बिल्कुल जो था वो नहीं कर रहा, जो दिमाग कह रहा था है, जो साइंस हमको सिखाती है रियलिटी वो बता रहा हूँ। तो कहीं पर अर्थक्वेक आया और सुना कि हजारों लोग जो था वो मर गए, और आज हम सब मिलकर जो था उसके लिए दुख जाहिर कर रहे हैं। लेकिन ईमानदारी से देखें तो इस नेचर के लिए, इस प्रकृति के लिए वो जो था वो जरूरी था। अगर आज नहीं होता तो आज तो पेट्रोल ही नहीं मिल रहा होता। हजारों लाखों साल पहले जो दुनिया खत्म हुई वही उसी के फॉर्म में तो आज हमें क्या मिल रहा है, मतलब वहां पर उतना बड़ा लॉस था। आज हजारों साल पहले की बात करें तो अगर पूरा का पूरा दुनिया जो था वो खत्म हुई अगर, तो वहां कितना बहुत बड़ा लॉस था। लेकिन वो लॉस कई हजारों साल बाद जो था एक प्रॉफिट के सामने जो था सामने आया। लेकिन उतने साल जब तक वो पेट्रोल में कन्वर्ट नहीं हो गए, एक एग्जांपल बता रहा हूं कि जब पेट्रोलियम में कन्वर्ट नहीं हो गए तब तक ये पूरी दुनिया महसूस करती रहेगी कि हमें उसका क्या हुआ था, लॉस जो था वो हुआ था। आई बस समझ में। तो हमेशा याद रखना दो बातें पढ़ते टाइम, जैसे इस टॉपिक के अंदर आगे बढ़ूंगा चीजें आपको जब मिसमैच होने लगे, मेरी बातें जो था है ना, मिसमैच मतलब इसी तरह के हमें लगता है कि क्या बोल रहा है ना, तब वो दो बातें आपको क्यों डाइजेस्ट नहीं होती, वो उसकी प्रॉब्लम जो था वो बता रहा था, समझ में आ गया। तो हम जब भी कहेंगे कि लॉस नहीं होता या गेन नहीं होता तो इसका मतलब होगा क्योंकि हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, पूरे यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। और कभी लगे एक्चुअल में कि नहीं ये तो बिल्कुल ही गलत बोला जा रहा है, एक्चुअल में लॉस होता है ना, फिर भी हम महसूस क्यों करते रहते हैं लॉस। तो जब आपको ये लगे कि हम ये फील क्यों करते हैं कि लॉस हुआ, हम ये फील क्यों करते हैं कि गेन कब हुआ है ना, तो आप क्या याद दिलाओगे अपने आप को कि थर्मोडायनेमिक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, थर्मोडायनेमिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिजल्ट वो टाइम पीरियड बाद जो था वो आते हैं, और जब तक वो रिजल्ट ना आते जाए तब तक हमको वो लॉस जो था वो फील होता रहता है ना। इसलिए दुनिया में कोई एनर्जी क्राइसिस नहीं है, ऊर्जा का कोई संकट नहीं है। हमारी एनर्जी के लिए, हमारी पीढ़ी के लिए हो सकता है कि आज हम कह रहे हैं कि एनर्जी का मतलब बहुत बड़ा क्राइसिस है, एक्चुअल में पूरी दुनिया में ऊर्जा का क्या है, संकट है। पूरी दुनिया आज इसी पर काम कर रही है कि किस तरह से एनर्जी को जो था वो क्या किया जाए, सेव जो था वो किया जाए। मतलब पूरी दुनिया आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रही है वो क्या है, एनर्जी क्राइसिस, ऊर्जा का संकट। लेकिन ऊर्जा का संकट है क्या, नहीं है, एक्चुअल में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रिजल्ट बहुत साल बाद जो था वो आएंगे। आज आप जो खर्च कर रहे हो उसका रिजल्ट कई साल बाद आएगा, शायद हमारे बाद। तो हमें महसूस हो, हम ऐसे ही चले जाएंगे इस दुनिया से कि बहुत बड़ा लॉस जो था वो हुआ था। आने वाली पीढ़ी जो था, जनरेशन आएगी जिसको लगेगा कि वो लॉस कर गए थे तो वही हमको मिल रहा था, और अगर नहीं होता ये लॉस तो उनको कुछ भी नहीं मिल पाता। समझ में आ गया। इस बात को जो था थर्मोडायनेमिक पढ़ते टाइम टोटल टाइम जो था वो आपको ध्यान होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था, किस सिस्टम को बता रहा था,
आइसोलेटेड सिस्टम बिल्कुल यूनिवर्स जो है उसको क्या मानकर अब उस पर आ जाऊंगा। एक पॉइंट था वहां से वहीं से स्टार्ट करा था, पूरे टॉपिक के अंदर अब ये बात जो था की जाएगी, जितने रूल्स हैं वो पढ़े जाते हैं और हमको जो बात डाइजेस्ट नहीं होती। एक बात बता दूं केमिस्ट्री में कि आप कह सकते हैं कि 1% एरर मिल जाता है कि साइंस पढ़ते टाइम जितने थ्योरीज जितने प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं उसमें आपको 1% का एरर जो था वो मानकर चलते हैं और उसको माना नहीं जाता। थर्मोडायनेमिक अकेली ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें कहते हैं कि यहाँ पर रिजल्ट 99.99999999% जो था वो एक्यूरेट है, मतलब जो बोला जा रहा है उसमें गलती की कोई चांसेस नहीं है। ये अकेली साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसका रिजल्ट की एक्यूरेसी जो था वो इतनी थी और इसी को पढ़ते टाइम ये फील होता है कि क्या बकवास की जा रही है, और जिसके बारे में एक्यूरेसी 99.99% है। वो रीजन आप समझ गए होंगे, इसलिए जो था ये पूरा लेक्चर जो था वो दे रहा था। तो मैंने कहा पूरा यूनिवर्स को अब ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा था आपके तरीके से। अब इसको साइंस की टर्म में कहूं थर्मोडायनेमिक की, तो ये यूनिवर्स को हम क्या मानकर बात करेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब अब जहां पर भी अभी मैं क्या कह रहा था, किसके अकॉर्डिंग बात होती है, यूनिवर्स के। अब सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो कभी भी कोई लॉस नहीं होगा, कभी भी कुछ हुआ इसको लॉस, कुछ गेन हुआ क्या, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये सिस्टम क्या था। अब थोड़ी देर हटा दो यूनिवर्स को, समझ में तो आ गई चीज है ना। तो अब इसको थर्मोडायनेमिक की टर्म में लेकर आऊं तो जब ये बात करेंगे इसका मतलब वो सिस्टम कौन सा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर विलगित तंत्र के अंदर ना हानि होती ना लाभ होता, ना लॉस होता ना गेन होता। तो यूनिवर्स कह लो या फिर आइसोलेटेड सिस्टम कह लो, ये दोनों बातों पर आपको चीजें जो था वो अप्लाई होकर स्टडी कराई जाएगी। जो भी रूल्स बताऊंगा वो आइसोलेटेड के लिए बताऊंगा, यूनिवर्स के लिए जो था वो बताऊंगा। लिख लीजिए आइसोलेटेड सिस्टम, isolated system is the system, isolated system is the thermodynamic system, या सिस्टम बोल दे, is the thermodynamic system which neither exchange 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 energy which neither exchange energy nor mass which neither exchange energy nor mass। समझ गए, जो ना क्या नहीं करता, ना एनर्जी और ना ही मास। इसी को हिंदी में लिख लें, वह ऊष्मा गतिकी तंत्र जो ऊर्जा एवं द्रव्य दोनों का आदान प्रदान नहीं करता है। वह ऊष्मा गतिकी तंत्र जो ऊर्जा एवं वह ऊष्मा गतिकी तंत्र जो ऊर्जा एवं द्रव्य दोनों का आदान प्रदान नहीं करता है। जो ऊर्जा एवं द्रव्य दोनों का आदान प्रदान नहीं करता है। जो ऊर्जा एवं द्रव्य दोनों का आदान प्रदान नहीं करता है उसे विलगित तंत्र कहा जाता है। 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 ये थे टाइप्स ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट है सेंट्रम लिखें, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऊष्मा गति की प्रक्रम। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऊष्मा गति की प्रक्रम। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब तो प्रोसेस जो भी आप वर्क कर रहा हो, जो भी आप काम कर रहा हो, उसके लिए प्रोसेस वर्ड यूज हुआ। और थर्मोडायनेमिक का मतलब जानते हैं जिसमें हीट जो था वो क्या है, इन्वॉल्व है। चेंज इन हीट जो था वो इन्वॉल्व है, जिसकी बात हम ऊष्मीय परिवर्तन के आधार पर करेंगे, चेंज इन हीट के बेसिस पर करेंगे। तब उस प्रोसेस को स्टडी करने के लिए हमने अलग अलग पार्ट में अलग अलग भागों में बांटा। लिखिएगा फर्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम। आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। आइसो मतलब आइसोलेटेड के लिए यूज होता है, आइसोलेटेड नो चेंजेस के लिए यूज होता है, मतलब कोई चेंज
ना हो रहा हो, वहां पर आइसो वर्ड जो था वो इस्तेमाल, ऊपर समझ में आ ही गया होगा। अभी कहा था आइसोलेटेड सिस्टम, तो यहाँ आइसो वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है? आइसोलेटेड। और आइसोलेटेड किसके लिए? कोई चेंज, जहां पर नो चेंज, जहां पर किसी तरह का कोई चेंज ना हो रहा हो, वहां पर किस वर्ड का यूज करते हैं? आइसो वर्ड जो था वो यूज करते हैं। फिर दूसरा वर्ड क्या है? थर्मल। थर्मल का मतलब जानते हैं, हीट, टेम्परेचर, तो समझ में आ गया। आइसोथर्मल प्रोसेस वो ऊष्मा गति की, वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसके हर स्टेप के अंदर जो था, जिसके हर एक पूरे प्रोसेस के अंदर, थर्मल मतलब टेम्परेचर, आइसो मतलब जिसमें कोई चेंज ना हो, मतलब कांस्टेंट हो, जिस पूरे प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर जो था वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, उसको क्या कहा जाएगा? आइसोथर्मल प्रोसेस। अब इसका मतलब समझा है साइंस के अंदर कि आप कई बार जब बोलते हैं, रूल्स आपको पढ़ाते हैं टीचर्स, बोल देते हैं एक कांस्टेंट टेम्परेचर, कभी बोल देते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम, ऐसा बहुत सारे रूल्स में आप पढ़ते हैं। हम नहीं पढ़ा स्टेट में, स्टेट ऑफ मैटर, या बहुत सारी जगह पर फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे, तो हर जगह ये आता है। लेकिन इसका मतलब जब भी हम साइंस में बात करते हैं तो 3 एटमॉस्फेरिक फैक्टर होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ताप, दाब और आयतन। इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर जो था वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर जो था वो कांस्टेंट है, इसका मतलब चेंजेस किस में आ रहा होगा? प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर जो था वो चेंजेस आ रहा होगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर चेंजेस आने से ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा होगा, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर को क्या रखा गया? कांस्टेंट जो था वो रखा गया। इसका ये मतलब है, लिख लें आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, isothermal process, isothermal process, isothermal process are those thermodynamic process, isothermal process are those thermodynamic process, isothermal process are those thermodynamic, are those thermodynamic, are those thermodynamic process, are those thermodynamic process, are those thermodynamic process, are those thermodynamic process in which temperature, in which temperature, in which in which temperature, in which temperature of the system, in which temperature of the system, in which temperature of the system, in which temperature of the system is constant, in which temperature of the system is constant। हिंदी में आइसो क्या लिखा था? हिंदी में समतापी परिक्रम, आइसोथर्मल को हिंदी में कहते हैं समतापी परिक्रम। देखा, समतापी परिक्रम लिख रहे हैं, इसमें वह ऊष्मा गति की परिक्रम जिसमें ताप स्थिर रहता है, वह ऊष्मा गति की परिक्रम जिसमें ताप स्थिर रहता है, वह ऊष्मा गति की परिक्रम, वह ऊष्मा गति की परिक्रम जिसमें ताप स्थिर रहता है, वह ऊष्मा गति की परिक्रम जिसमें ताप स्थिर रहता है, जिसमें ताप स्थिर रहता है, उसे समतापी परिक्रम कहा जाता है, उसे समतापी परिक्रम कहा जाता है। सेकंड है आइसोबैरिक, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, समदाबी परिक्रम, आइसोबैरिक प्रोसेस, समदाबी, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक, आइसो मतलब वही, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब जो नो चेंज, जिसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा। बेरिक वर्ड था बार से, बार किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की। बार को किससे मतलब किसको मेजर किया जाता है? प्रेशर को। तो वो बेरिक वर्ड जो था वो बार वर्ड से बना। वो बार वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पर? प्रेशर से। तो समझ गए होंगे, मतलब ऐसा कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है उसको क्या कहा गया? लिख लें आइसोबैरिक, हिंदी में समदाबी परिक्रम, इंग्लिश में लिखेगा आइसोबैरिक प्रोसेस आर दोज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, isobaric process are those thermodynamic process, are those thermodynamic process, are those thermodynamic process, are those thermodynamic process, are those thermodynamic process in which pressure is constant, 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 in which pressure is constant। हिंदी में लिख लें वह ऊष्मा गति की परिक्रम, वह ऊष्मा गति की परिक्रम,
वह ऊष्मा गति की प्रक्रम, वह ऊष्मा गति की प्रक्रम जिसमें दाब स्थिर रहता है, वह ऊष्मा गति की प्रक्रम जिसमें दाब स्थिर रहता है, उसे समदाबी प्रक्रम, उसे समदाबी प्रक्रम, उसे समदाबी प्रक्रम कहा जाता है, उसे समदाबी प्रक्रम कहा जाता है, उसे समदाबी प्रक्रम कहा जाता है, उसे समदाबी प्रक्रम कहा जाता है। नेक्स्ट है आइसोकोरिक, आइसोकोरिक या आइसोकोर, आइसोकोरिक प्रोसेस या आइसोकोर प्रोसेस, सम आयतनी प्रक्रम, इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम, लिख लें वैसे ही। आइसोकोरिक प्रोसेस आर दोज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वह ऊष्मा गति की प्रक्रम, वह ऊष्मा गति की प्रक्रम, वह ऊष्मा गति की प्रक्रम जिसमें आयतन स्थिर रहता है, वह ऊष्मा गति की प्रक्रम जिसमें आयतन स्थिर रहता है, वह ऊष्मा गति की प्रक्रम जिसमें आयतन स्थिर रहता है, वह ऊष्मा गति की प्रक्रम जिसमें आयतन स्थिर रहता है, उसे समआयतनी प्रक्रम, उसे समआयतनी प्रक्रम कहा जाता है। आइसोकोरिक प्रोसेस is the thermodynamic process in which volume is constant। ये था, ये टॉपिक पढ़ते टाइम जिन टर्म को यूज करेंगे वो इसका मतलब ये है, दो टर्म और यूज करेंगे, एक रिवर्सिबल उत्कीर्णीय और एक इरिवर्सिबल अनुत्कीर्णीय। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, जो किस डायरेक्शन में, बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में कंप्लीट होते प्रोसेस प्रोसीड होते हैं, जो दोनों दिशाओं में, दोनों दिशाओं में होते हैं, उनको क्या कहा गया, रिवर्सिबल। और एक होते हैं इरिवर्सिबल। नॉर्मल कंडीशन में हम यही समझते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल मतलब जब आप रिवर्सिबल समझें और थर्मोडायनेमिक बोला जाए, जब उसको उत्कीर्णीय कहा जाए, जो दोनों दिशाओं में होते हैं, इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक कोई मेटल का कोई कंटेनर या मेटल का कोई पीस जो था वो ये है, ये दोनों को मैंने मिलाकर जो था वो रख दिया, एक ए था और दूसरा बी था। अब इसका टेम्परेचर जो था, इसका टेम्परेचर जो था वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड था, और बी का टेम्परेचर जो था वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, है ना। अब मैं रिवर्सिबल का एक्चुअल मतलब बता रहा हूँ। ये रिवर्सिबल का ऑर्डिनरी मीनिंग जो सब पढ़ते हैं, चाहे लिखा रहता है या टीचर्स बताते हैं, वो तो यही है कि जो दोनों दिशाओं के अंदर होता है, लेकिन उसमें एक्चुअल मीनिंग पढ़ते टाइम क्या पता होना चाहिए, वो रिवर्सिबल में क्या मैसेज कन्वे करता है आप तक, उसका मतलब अब बता रहा हूँ। तो एक था ए, दूसरा था बी, एक का टेम्परेचर 60, दूसरे का, एक प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर, क्या काम हो रहा है कि टेम्परेचर धीरे धीरे फ्लो कर रहा है, हीट फ्लो कर रही है, कहाँ से, हायर से लोअर की तरफ ही टेम्परेचर जा रहा होगा, मूव कर रहा होगा, हीट जो था कहाँ से 60 से किधर तक 40 तक। ये सिंगल डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है, एक तरह की रिएक्शन ही है टेम्परेचर चेंज होना। अब मैं क्या करूं कि अब मैं यहाँ पर टेम्परेचर देना शुरू करूं और इसका टेम्परेचर 40 से बढ़ाकर 90 डिग्री जो था वो कर दूं, तो अब क्या प्रोसेस का डायरेक्शन वही रहेगा, नहीं, क्या हो जाएगा। इसका मतलब दुनिया में किसी भी प्रोसेस का डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है जब उसमें क्या चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए। हो गया चेंज यहाँ पर। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है जो दोनों डायरेक्शन में होगा, दोनों डायरेक्शन में तब होगा जब क्या चेंज कर देंगे, टेम्परेचर। तो दुनिया के किसी प्रोसेस की डायरेक्शन चेंज की जा सकती है जब चेंज किया जाए टेम्परेचर। मान लीजिए कोई दो वाटर टैंक लेता हूं, है ना, दो वाटर टैंक, एक वाटर टैंक है ए, दूसरा वाटर टैंक है बी। मैंने दोनों को एक ट्यूब से जो था वो कनेक्ट कर दिया। अब ये था और दूसरे में ये वाटर जो था फिल कर दिया, वाटर टैंक थे दोनों, ये ए और दूसरा बी। फिर यहाँ पर एक रिएक्शन हो रही है, फ्लो हो रहा है, कहां से कहां, ए से बी तक, है ना, ए से बी। मतलब अभी डायरेक्शन की चेंज, प्रोसेस की चेंज डायरेक्शन, सॉरी, प्रोसेस की डायरेक्शन जो है वो ये है ए टू। अब मैं क्या करूं, बी के अंदर जो था वो वाटर और फिल कर दिया, इसको फुल कर दी, ये था। अब क्या वही डायरेक्शन रहेगी, नहीं, अब डायरेक्शन बदल जाएगी, B2 है। मतलब दूसरी बात हमको पता चली कि साइंस में डायरेक्शन चेंज की जा सकती है जब वॉल्यूम जो था वो क्या कर दें, चेंज कर दें, वॉल्यूम चेंज कर दें। वॉल्यूम चेंज कर दिया तो क्या हो गया, यह था यहाँ पर
चेंज हो गई डायरेक्शन यहाँ पर, मतलब डायरेक्शन, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब दोनों डायरेक्शन के अंदर हो सकता है। जब तो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है कब, जब क्या चेंज कर दें, या फिर टेम्परेचर। अब तो मैं ऐसे ही रहने देता हूं यहाँ पर। तो अभी फ्लो यही हो रहा था। अब एक काम करता है यहाँ पर कि एक में पिस्टन जो था वो यहाँ पर यूज कर लेता, एक पिस्टन जो था वो यहाँ पर यूज कर लेता, और पिस्टन यूज करने के बाद यहाँ से ये जो पिस्टन था इसको मैं पुश करता, मैंने वॉल्यूम अभी उतना ही रहने दिया, अब मैं पुश करता, यहाँ पर पुश करता जाता, तो ये पिस्टन कहाँ जाता, नीचे की तरफ। तो फ्लो का वॉल्यूम जबकि हायर है लेकिन अब भी फ्लो क्या होता, अब ऐसे क्या होने लगता, प्रेशर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो हमेशा साइंस के अंदर किसी भी प्रोसेस की डायरेक्शन चेंज की जा सकती है ना, जब टेम्परेचर चेंज किया जाए, वॉल्यूम चेंज किया जाए, या प्रेशर। और रिवर्सिबल प्रोसेस तभी होंगे, मतलब ऐसा कोई प्रोसेस, एक सिंपल तो यही है कि जिसमें जो दोनों डायरेक्शन के अंदर होते हैं उनको रिवर्सिबल प्रोसेस कहा गया, लेकिन वो होंगे कब वो बताने की कोशिश कर रहा था। तो कोई प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस तब होगा जब क्या चेंज कर दें, या फिर प्रेशर, या फिर वॉल्यूम। और इरिवर्सिबल क्या, जो एक ही डायरेक्शन में, मतलब ये कि अब यहाँ पर ये ट्यूब था, है ना, मैं इसको ब्लॉक कर देता, किसी चीज से मैंने बंद कर दिया, अब मैं कितनी वॉल्यूम भर दूं इसको, फ्लो हो पाएगा, या कितने का प्रेशर में करूं, फ्लो चेंज हो पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, ब्लॉक। इनके बीच में कोई, मान लीजिए कोई वुडन पीस रख देता, कोई लकड़ी का टुकड़ा रख देता, तो अब क्या चेंज हो पाता, क्या नहीं हो पाता। इसका मतलब अगर कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर बदल दो, प्रेशर बदल दो, वॉल्यूम बदल दो, लेकिन सिस्टम कुछ ऐसा है कि वो अपनी डायरेक्शन बदल ही नहीं पा रहा, एक्चुअल में उसको कहा जाता है इरिवर्सिबल। कि कुछ कर लो, टेम्परेचर बदल लो, प्रेशर बदल लो, या वॉल्यूम बदल दो, लेकिन फिर भी क्या चेंज नहीं आएगा, क्या चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, उसको कहा जाएगा इरिवर्सिबल। जो सिंपल मीनिंग है वो तो पता है ही आपको, लेकिन पढ़ाते टाइम क्योंकि मैं इसी पे बात करूंगा, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, तो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल का मतलब जो था वो ध्यान रखना, बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में। लेकिन कब हो रहा है ये चेंज, जब टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम बदल रहा है। और इरिवर्सिबल जो सिंगल डायरेक्शन में, एक ही दिशा में, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम बदलने पर भी क्या चेंज नहीं आ रहा, डायरेक्शन में चेंज नहीं आ रहा, उसको कहा जाएगा इरिवर्सिबल। ये इसी के आगे जो था वो आगे बात।